नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तरफ से। और अगर इंडियन आर्मी की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की बात करें तो अभी हमारे पास जितने भी ऐसे सिस्टम मौजूद है वो या तो रशियन ओरिजिन सिस्टम है या फिर हमारे इंडिजिनस सिस्टम है। इनमें से अगर हमारे इंडिजिनस रॉकेट्स की बात करें तो इसमें आज तक हम सिर्फ डीआरडीओ की तरफ से ही डेवलप किए गए पिनाका रॉकेट का इस्तेमाल करते आए हैं और किसी भी इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम के सेगमेंट में आज तक डीआरडीओ हमेशा राज करता आ रहा था। यानी कि जितने भी डिफेंस सिस्टम को आज तक भारत में बनाया गया था उन सभी को डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में इनमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी शामिल होने लगे और सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के मामले में नहीं बल्कि अभी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से डिफेंस रिसर्च में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप अभी कई डिफेंस कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि डीआरडीओ के मुकाबले सेम सेक्टर में बेहतर से बेहतर वेपन को डेवलप करने की कोशिश करने लगे हैं। खास करके अगर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स की बात करें तो अभी तक डीआरडीओ की तरफ जिन पिनाका रॉकेट्स को डेवलप किया गया था इनकी मैक्सिमम रेंज 90 किलोमीटर तक होने वाली और फ्यूचर में इसकी एक और वेरिएंट को बनाया जा सकता है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। लेकिन वहीं पर अभी हमारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से भी इंडिजिनसली कुछ नए रॉकेट को डेवलप किया जा रहा है जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक होने वाली है और ये असल मायने में चाइना की रॉकेट फोर्स को काउंटर कर सकते हैं। इनमें से अभी सोलर ग्रुप जो कि पहले से ही पिनाका रॉकेट को मैन्युफैक्चर कर रही है उनकी तरफ से भी महज स्वरास्त्र नाम की 2 रॉकेट को बनाया जा रहा है, जिनमें से इसकी मार्क 1 वेरिएंट की रेंज 150 किलोमीटर, इसकी मार्क 2 वेरिएंट की रेंज करीब 290 किलोमीटर तक होने वाली है। साथ ही जेएसआर डायनामिक जो कि रिसेंटली सेक्टर में एंटर हुआ था उनकी तरफ से भी एक गाइडेड रॉकेट को बनाया जा रहा है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होने वाली है। ये 324 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट लॉन्चर होने वाली है जिसमें कंप्लीट गाइडेंस सिस्टम को और इसके एयरफ्रेम को जेएसआर डायनामिक खुद डेवलप करने वाली और बाकी प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी को एक यूरोपियन कंपनी से आउटसोर्स करने की बात किया जा रहा है। अब डीआरडीओ की तरफ से भी लगभग सेम यानी कि 300 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इसका रेंज करीब 150 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और ये शायद पिनाका रॉकेट की मार्क 3 वेरिएंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की तरफ से। अब जब भी हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाली किसी भी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो आप सभी के मन में स्कैम का छवि आ रहा होगा, क्योंकि पिछली बार जब हमारी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील हुआ था उसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड की चॉपर को सिलेक्ट किया गया था, पर बाद में पता चला था कि इस डील में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को कमीशन वगैरह दिया गया था, यानी कि घूस वगैरह दिया गया था और गलत तरीके से इसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया गया था और इस डील में मिडलमैन वगैरह मौजूद थे। तो इस वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड को बैन लिस्ट में ऐड कर दिया गया था और जितने भी हेलीकॉप्टर खरीदा गया था उन सभी को नॉन ऑपरेशनल कर दिया गया था, जिससे टेक्निकली हमारा नुकसान हुआ था क्योंकि हमने हेलीकॉप्टर्स को पैसे देकर खरीदने के बाद भी इनको इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इसको लेके आज भी यूपीए गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाता है, लेकिन पिछले साल भारत की तरफ से वापस लियोनार्डो को अनबैन कर दिया गया था। बदले में लियोनार्डो की तरफ से 2013 में साइन किए इस डील में जो टोटल अमाउंट था उसको भारत को वापस कर दिया गया था। साथ ही अभी भारत को डिलीवर किए गए 3 AW101 हेलीकॉप्टर्स को भी उनको वापस देने का फैसला किया गया है, यानी कि हम इसको रिटर्न कर देने वाले। लेकिन तब से लेके आज तक इंडियन आर्म फोर्सेस में जो वीवीआईपी चॉपर्स का जगह था वो खाली पड़ा था। अभी के लिए हम इसके लिए MI-17 हेलीकॉप्टर्स की मॉडिफाइड वेरिएंट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें मॉडर्न स्टैंडर्ड की मल्टीलेयर प्रोटेक्शन सिस्टम इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से अभी फिर से एक बार भारत की तरफ से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स के लिए एक और टेंडर को फ्लोट करने का प्लान किया जा रहा है। इन हेलीकॉप्टर्स को खास करके आर्मी की हायर ऑफिसर्स, हमारे प्रेसिडेंट और इवन हमारे पीएम को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इनको एनर्जी कमांडो और एसपीजी कमांडो इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी के लिए क्लियर नहीं कि कितने हेलीकॉप्टर यहाँ पे खरीदे जाने वाले, लेकिन जल्दी इसको लेके टेंडर फ्लोट करने की बात कंफर्म हो चुका है। पिछली बार इसमें 12 हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था, लेकिन अभी इस बार कितने हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे ये टेंडर निकलने के बाद ही पता चलने वाली है। अगला अपडेट भारत की लाइट टैंक्स यानी कि जोरावर टैंक की तरफ से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस टैंक को भारत की तरफ से रिसेंटली डेवलप करने का प्लान किया गया था और खास करके चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद हमें लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड एरिया में एक लाइट टैंक की ज़रूरत को महसूस होने लगा था, जिस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 350 के आसपास लाइट टैंक को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया था। अब इस सेगमेंट में भारत के पास भले ही कई फॉरेन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद थे, लेकिन इसमें एक इंडियन ओरिजिन टैंक को ही सिलेक्ट करने का निर्णय लिया गया था
और तुरंत ही डीआरडीओ की तरफ से और एल&टी की तरफ से साथ मिलकर एक लाइट टैंक को बनाने का प्लान किया गया था। अभी हमारी लाइट टैंक की डेवलपमेंट काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और इनफैक्ट अभी इसकी पहली प्रोटोटाइप भी लगभग तैयार होने वाला है। बताया जा रहा है कि जल्दी हमारी लाइट टैंक को रोल आउट किया जाएगा और इसी साल के अंदर इसकी टेस्टिंग को करना शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो इसको लद्दाख में भेजने का फैसला किया जा रहा है और इसको डायरेक्टली हाई एल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि प्राइमरली इसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में और लद्दाख रीजन में ही तैनात करने के लिए बनाया गया। तो इनिशियली इसकी जो टेस्टिंग किया जाएगा उसको लद्दाख रीजन में किया जाएगा। अब इनिशियली ऐसे करीब 350 टैंक को खरीदने का प्लान बनाया गया था, लेकिन रिसेंटली एक बात सुनने को मिला था जिसमें बताया गया था कि इनकी नंबर को लगभग 2 गुना तक इंक्रीज किया जा सकता है। अभी जब इनके ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद इनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा तो इसकी पहली 59 यूनिट को डीआरडीओ की तरफ से सप्लाई किया जाएगा, जिनको एल&टी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन अगर फर्दर ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस किया था, यानी कि लार्जर ऑर्डर को प्लेस किया था, तो हो सकता है यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से इन टैंक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक और प्रोडक्शन पार्टनर को तलाश किया जा सकता है या फिर एल&टी को ही प्रोडक्शन पार्टनर बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान के लिए एल&टी डीआरडीओ के साथ सिर्फ एक डेवलपमेंटल पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। अगला अपडेट MS-60R हेलीकॉप्टर की तरफ से, जिनको रिसेंटली भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट से खरीदा गया था। इसके लिए यूनाइटेड स्टेट और भारत के बीच 2020 में एक डील को फाइल किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 24 MS-60R हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था। इसमें से अभी लगभग 6 हेलीकॉप्टर को भारत को डिलीवर किया जा चुका और इनको यूनाइटेड स्टेट की नेवल बेस में रखा गया था, जहां पर इंडियन पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को इसको ऑपरेट करने के लिए और इसको हैंडल करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा भी रिसेंटली ये भी सुनने को मिला कि भारत की तरफ से भी फिर से इन हेलीकॉप्टर को खरीदा जा सकता है और एक फॉलो ऑन ऑर्डर को भी यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल कितने हेलीकॉप्टर को बाद में खरीदा जाएगा ये बताया नहीं गया है। अब ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की मेन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर का काम करने वाला है, जिनको हमारी सभी मेजर वॉर्सेस में डिप्लॉय किया जाएगा और इनको खास करके एंटी सबमरीन ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाएगा। कल इंडियन नेवी की तरफ से पब्लिश की गई वीडियो में दिखाया गया था कि अभी पहली बार इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर्स में यानी कि INS कोलकाता में लैंड कराया गया था। अभी के लिए हमारे फ्रंटलाइन वॉर्सेस में सफिशिएंट मात्रा में कोई भी मॉडर्न एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, जिनकी जगह खाली पड़ा हुआ और इसको अभी आगे चल के MS-60R हेलीकॉप्टर से रिप्लेस करने का प्लान किया गया, जो कि हमारी सभी एग्जिस्टिंग शिप्स की सर्वेलेंस कैपेबिलिटी, सबमरीन डिटेक्शन कैपेबिलिटी और काउंटर सबमरीन कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बेहतर आसान करने की उम्मीद किया जा रहा है। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।